Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 18th of November 2022. तो गाइज आज है तारीख 18 नवंबर 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बहरीन को, कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी कि BTIA, ये एक प्रकार का एग्रीमेंट है जो कि कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये जो एग्रीमेंट है ये दो लोगों के बीच में यहाँ पर काफ़ी गहरी बातचीत करवाता है। अब वो जो दो लोग हैं जिनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है वो कौन कौन है, एक तो इंडिया हो गया, दूसरा कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन बी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन डी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत ने किसके साथ में ये निगोशिएशन कर रखा है ये आपने बताना है। एटलीस्ट सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन मैं वैसे भी करने वाला हूँ, तो आपको वहाँ पर भी इसका सही उत्तर पता चल जाएगा। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो पहला आर्टिकल हम इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करने वाले हैं, आर्टेमिस 1 से रिलेटेड है। बेसिकली यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के सभी आर्टिकल्स को हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम बात करें तो आर्टेमिस 1 लगातार न्यूज़ में है। आपने आज का थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में क्या मेंशन किया हुआ है, इंसानों को चांद पर एक बार फिर से भेजने की तैयारी की जा रही है और ये बिल्कुल सही है। और इस तैयारी में पहला कदम ऑलरेडी उठा लिया गया है। नासा ने आर्टेमिस 1 को लॉन्च कर दिया है। कब लॉन्च किया है, 16 नवंबर को। इसी वजह से यहाँ पर यह न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन के अंदर। आपके लिए जीएस पेपर नंबर 3 के अंदर साइंस एंड टेक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमने इसको सिलेबस से भी लिंक कर लिया। देखो आर्टेमिस 1 क्या है इसको डिटेल से समझाऊंगा, उससे पहले एक दो बातें और बता देता हूँ। आर्टेमिस 1 पिछले 2 महीने से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आज से 2 महीने पहले ही इसकी तैयारी की गई थी, इसको लॉन्च किया जा रहा था। क्या उस समय लॉन्च नहीं किया गया था? नहीं, क्योंकि लॉन्च करते करते लास्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ लीकेज हो रहा था, जिसकी वजह से इसको 2 बार ऐसे ही हो गया कि लॉन्च नहीं कर पाए। लेकिन फाइनली ये तीसरे अटेम्प्ट के अंदर आर्टेमिस 1 को लॉन्च कर दिया गया। अब ये आर्टेमिस 1 जाएगा, चंद्रमा का चक्कर काट कर आएगा। तो वो सब कैसे होने वाला है वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश आर्टिकल दोनों लगा रखे हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सको इस चीज़ को। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आखिरकार आर्टेमिस 1 मून मिशन है क्या। देखो अमेरिका ना लगभग 53 ईयर्स बाद, 53 साल बाद यहाँ पर ये मून मिशन आर्टेमिस के ज़रिए इंसानों को चांद पर भेजने वाला है। और ये फिर से कर रहा है क्योंकि इससे पहले अपोलो मिशन के थ्रू आपको पता होगा चांद पर जो पहले व्यक्ति थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, जिन्होंने पहला कदम रखा था, है ना। ये आपको पता है उसके बारे में। मतलब अमेरिका पहले काम कर चुका है, ये दोबारा से कर रहा है। हालांकि बहुत समय लग रहा है इसको दोबारा से ये काम करने में, इस वजह से नासा के ऊपर इतना सारा डाउट भी किया जा रहा है। ढेर सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश होते हैं कि नासा ने पहले चांद पर भेजा था या नहीं भेजा था। अगर भेजा था तो आज इतना टाइम ना लगता। तो इस प्रकार से ढेर सारे आर्टिकल आपने देखे भी होंगे, बट वो टॉपिक अलग हो जाएगा। अभी हम आर्टेमिस 1 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आर्टेमिस 1 आपको समझ में आ गया कि किस दिशा में जा रहा है, यानी कि चंद्रमा पर हम लोग अपना मिशन पहुंचाने वाले हैं। हमारा फोकस ये है कि हम लोग इंसानों को चंद्रमा पर फिर से पहुंचाएं। तो क्या जो आर्टेमिस 1 अभी 16 नवंबर को लॉन्च किया गया है उसमें इंसान को भेज दिया गया है? नहीं, अभी जो पहला आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया है ये बेसिकली केवल और केवल एक टेस्ट फ्लाइट है। एक टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है जिसमें किसी इंसान को नहीं भेजा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को नहीं भेजा है। ये बिल्कुल खाली गया है।
और ये चक्कर काट के आएगा। इससे हम चीज़ों को पता लगा सकेंगे, ऑब्जर्व कर सकेंगे कि चांद के आसपास के जो हालात हैं वो बेसिकली अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सही है या नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि जो एस्ट्रोनॉट है वो चांद पर जाने के बाद में पृथ्वी पर सुरक्षित लौट सकेंगे या नहीं लौट सकेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिसर्च करने के लिए ये एक टेस्ट फ्लाइट को भेजा गया है अभी के लिए। ये टेस्टिंग करेगा, फिर उसके बाद इसके बाद दूसरी फ्लाइट भेजी जाएगी, उसके अंदर इंसानों को भेजा जाएगा। क्लियर हुई बात कि आर्टेमिस 1 क्या है, अभी क्या लॉन्च किया गया, एक टेस्ट फ्लाइट लॉन्च करी गई है, समझ में आ गई सारी बात। अब ये जो टेस्ट फ्लाइट लॉन्च करी गई है इसमें कोई रॉकेट गया होगा, हाँ सही बात है। वो कौन सा रॉकेट है? वो है नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि SLS के नाम से हम लोग जानते हैं। स्पेस लॉन्च सिस्टम मेगा रॉकेट है, अपने आप में बहुत पावरफुल रॉकेट है। इस रॉकेट में एक ओरियन नाम का क्रू कैप्सूल भी है जो कि यहाँ पर चंद्रमा पर पहुँचेगा, ठीक है ना। ओरियन नाम का कैप्सूल है। जब इसमें इंसान बैठाए जाएंगे तो इसी कैप्सूल में बैठाए जाएंगे, बट अभी के लिए यहाँ पर ये एक टेस्ट फ्लाइट है तो खाली है। अगर हम इस मिशन की बात करें तो इस मिशन में लगभग 42 डेज़ यानी कि 42 दिन 3 घंटे और 20 मिनट लगने वाले हैं, जिसके बाद इतने टाइम बाद ये रॉकेट जाकर चंद्रमा का चक्कर काट कर और वापस से धरती पर आएगा। तो इतने दिन लगेंगे तो मतलब कितने किलोमीटर का ये अपना रास्ता तय करेगा? तो बताया ये जा रहा है कि जो स्पेसक्राफ्ट है ना, ये लगभग 20,92,147 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। इतना सफ़र तय करने के बाद में वापस से अर्थ के ऊपर ये आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मिशन होने वाला है। लेकिन सर ये बताओ जाएगा कैसे? अब इसको समझते हैं, मतलब इतना दूर जाना है तो ये कैसे जाएगा? तो इस वाले पिक्चर में आप लोग सारी चीज़ें समझ पाओगे। देखो सपोज़ यहाँ से हम लोगों ने इसको लॉन्च किया, पृथ्वी से लॉन्च किया, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक चक्कर मारेगा और चक्कर मारने के बाद में इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये मिशन जो है वो बाहर निकल जाएगा पृथ्वी से, और अंतरिक्ष में पहुँचते पहुँचते यहाँ पर इस प्रकार से पूरा रास्ता तय करेगा, चंद्रमा तक पहुँचेगा। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे चंद्रमा का एक चक्कर लगाने के बाद में चंद्रमा से भी आगे निकलेगा, है ना। यानी कि चांद तक पहुंचा जाएगा ये मिशन और चंद्रमा का एक चक्कर लगाएगा और उससे भी आगे निकल जाएगा। इससे आगे कितना जाएगा? लगभग 64,374 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर इससे मतलब चंद्रमा से इतना आगे जाने वाला है, और इतना आगे जाने के बाद में ये वापस से लौटेगा, फिर इस प्रकार से यहाँ पर एक और चक्कर लगाएगा और फिर यहाँ पर इस प्रकार से ये लौटेगा। तो लगभग यहाँ पर 42 दिन में ये पूरा का पूरा आर्टेमिस 1 का जो मिशन है वो कंडक्ट होने वाला है। तो एक बार पाथ को फिर से देख लेते हैं। इस प्रकार से ये लॉन्च हुआ और एक चक्कर मारने के बाद में इस प्रकार से ये निकला और यहाँ पे चंद्रमा तक पहुँचा, चंद्रमा से आगे गया, फिर एक राउंड और मारा और एक राउंड मारने के बाद में इस प्रकार से यहाँ पर ये घूमता हुआ पृथ्वी पर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा फ्लाइट होने वाला है, ये पूरी पूरी टेस्टिंग होने वाली है आर्टेमिस 1 की। मतलब चांद पर अगर हम लोगों ने मान लो दूसरा मिशन भेजा जहाँ पे इंसान को भेजा जाएगा, तो वो चांद पर उतरेंगे नहीं, अभी के लिए यहाँ पर उतरने की बात नहीं की जा रही है, चंद्रमा तक इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा मिशन करने की बात की जा रही है। ये बात आपने समझनी है। इस पूरे मिशन के अंदर जो स्पेस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है वो आपको ये वाला स्पेस रॉकेट देखने को मिलेगा, SLS। इसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है आज के समय पर। इसमें दोनों तरफ आप देखोगे तो 54 मीटर्स के लंबे लंबे 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगे हुए हैं। वो क्या कहलाते हैं यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा ये इस प्रकार से करूँ तो आपको ये रॉकेट दिखेगा। ये रहा इसके सॉलिड बूस्टर, एक ये रहा। 2 बड़े बड़े साइज़ के सॉलिड बूस्टर हैं और इनकी ज़रूरत भी है क्योंकि यही यहाँ पर इस रॉकेट को पावर देने वाले हैं। इसमें 4 इंजन हैं। 61.2 थाउजेंड किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट होगा उसको अंतरिक्ष में भेजने की पावर है ना, जिसमें इंसान बैठे होंगे। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसको पावरफुल रॉकेट क्या बनाता है? तो इसमें 24.4 लाख लीटर के आसपास लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है और 89,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन भरी हुई है। इतना सारा यहाँ पर ये फ्यूल लेकर उड़ेगा, वैसा भी यहाँ पर उड़ चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर ये और ज़्यादा पावरफुल रॉकेट भी कहलाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 322 फीट के आसपास है, यानी कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना उससे भी ऊंचा ये रॉकेट देखने को मिलेगा। ये बात क्लियर हुई। तो आर्टेमिस 1 आपको समझ में आ गया है। आर्टेमिस 1 को अगर हम लोग 3 पॉइंट में समझना चाहें तो क्या कह सकते हैं? तो देखो 3 पॉइंट में अगर हम समझना चाहें तो क्या क्या मेंशन किया जाता है। पहली बात, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के जो प्रोफेसर हैं और वैज्ञानिक जैक बर्न्स का कहना यह है कि आर्टेमिस 1 का जो रॉकेट है ये एक हैवी लिफ्ट है और इसमें अब तक के रॉकेट के मुकाबले सबसे शक्तिशाली इंजन लगाया गया, सबसे पावरफुल इंजन इसके अंदर है, जो कि यहाँ पर इस रॉकेट को चंद्रमा का एक ऑर्बिट तक ले जाएगा, ऑर्बिट से आगे ले जाएगा और फिर उसके बाद में वापस से अर्थ पर उतारेगा।
फिर पहला पॉइंट तो यह है। दूसरा यहाँ पे 2024 के आसपास हम आर्टेमिस 2 को भी लॉन्च करेंगे। अभी तो खैर ये टेस्ट फ्लाइट करी गई है, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिचुएशन सही है, इंसानों को भेजा जा सकता है या नहीं भेजा सकता। फिर उसके बाद ये करने के बाद में 2024 के आसपास हम आर्टेमिस 2 को लॉन्च करेंगे। और आर्टेमिस 2 को लॉन्च करने की पूरी तरह से प्लानिंग है, नासा ने खुद यहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया है। इसमें क्या होगा, जब आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया जाएगा तो कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजा जाएगा, लेकिन वो चांद पर कदम नहीं रखेंगे, वो चांद का ऑर्बिट कर कर आ जाएंगे, जैसा मैंने अभी आप लोग को दिखाया था, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये तो आपने दूसरा स्टेप पढ़ा। तीसरा स्टेप आप देखोगे तो आर्टेमिस 1 तो अभी लॉन्च कर दिया, आर्टेमिस 2 लॉन्च करेंगे 2024 में। फिर उसके बाद आर्टेमिस 3 को भी लॉन्च करने की तैयारी है, वो 2025 या 26 तक लॉन्च किया जाएगा। आप कहोगे आर्टेमिस 3 के अंदर क्या होगा? आर्टेमिस 3 के अंदर यहाँ पे करने वाले ये हैं कि इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, और वो उनको भेजने के साथ साथ यहाँ पर पहली बार ऐसा होगा कि एक महिला भी होंगी जो कि ह्यूमन मून मिशन का हिस्सा बनेंगी। और इसमें यहाँ पर ये होगा कि जो लोग होंगे ना, एस्ट्रोनॉट्स होंगे, वो क्या करेंगे, चांद पर जो साउथ पोल है ना, वहाँ पे जो मौजूदा पानी और बर्फ़ है उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर 3 स्टेप के अंदर पूरा का पूरा आर्टेमिस मिशन मैंने आपको समझा दिया है। अब एक सवाल निकल कर आता है। सवाल यह है कि इस मिशन का नाम आर्टेमिस ही क्यों रखा गया, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। देखो, नासा का जो पहला मून मिशन था, ह्यूमन मून मिशन, जहाँ पे इंसान गया था, पहले इंसान ने कदम रखा था चंद्रमा के ऊपर, वो अपोलो मिशन था, है ना। तो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर बात करें तो अपोलो और आर्टेमिस ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। अपोलो और आर्टेमिस जुड़वा भाई बहन है। तो पहले वाले मिशन का नाम अपोलो रख दिया गया, अब दूसरे वाले मिशन का नाम आर्टेमिस रख दिया गया। अपोलो को सूर्य का देवता माना जाता है और आर्टेमिस को चंद्रमा की देवी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर आर्टेमिस के रिगार्डिंग पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। समझ में आ चुका है तो थम्स अप कर देना और नीचे बता देना हाँ सर सब कुछ क्लियर हो चुका है। चलो फिर आगे आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ठीक है चलो हिंदी वालों को लिए समझ में आ गया, इंग्लिश वालों क्या करें, इंग्लिश के लिए कंटेंट इसको लेकर हम क्या क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे कैसे पता चलेगा। तो सब कुछ मैंने प्रोवाइड करवा दिया, डोंट वरी। यहाँ पे 3rd अटैम्प्ट आर्टेमिस 1 का जो है वो अभी किया गया, नासा ने सक्सेसफुली यहाँ पर इसका तीसरा जो अटैम्प्ट है वो लॉन्च कर दिया 16 नवंबर को, ये मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद में आर्टेमिस 1 मिशन क्या है, अनक्रूड मिशन है, यानी कि इसमें कोई इंसान नहीं है। और इसका नेम कैसे रखा गया, वो नेमिंग को लेकर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। कौन सा रॉकेट इस्तेमाल किया गया है, ओरियन क्रू कैप्सूल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना। कैसे वर्क करेगा, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, डोंट वरी। और ये सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवा दिया, PDF में से डाउनलोड कर लेना। लेकिन ये तो हमने चलो अब नासा की बात कर ली, अब थोड़ा सा हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ लेते हैं। क्या भारत ने चंद्रमा के ऊपर कोई मिशन कंडक्ट नहीं किया है? तो हम लोगों ने भी मून को एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग मिशन करे हैं। चंद्रयान 1 आपको पता होगा, चंद्रयान 1 इंडिया का पहला मिशन था जो कि चंद्रमा पर गया था, ठीक है ना। इसको हमने कब लॉन्च किया था? तो चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2008 में। कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, यानी कि श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से इस मिशन को लॉन्च किया गया था। और इसरो ने मतलब इसको लॉन्च करा तो था, कब लॉन्च किया था? अक्टूबर 2008 में। लेकिन होता यहाँ पर यह है, लॉन्च होते होते जो ये चंद्रयान 1 है ना, इसके साथ में जो हमारा कम्युनिकेशन है वो ख़त्म हो जाता है, कम्युनिकेशन टूट जाता है। कब टूटता है वो? 29 अगस्त 2009 में यहाँ पर ये कम्युनिकेशन टूट जाता है, ऐसा बताया जाता है। ये चंद्रयान 1 को लेकर डेटा है। उसके बाद चंद्रयान 2 के बारे में सभी लोगों को पता ही है ना। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर टीवी पर देखा भी होगा जब चंद्रयान 2 लॉन्च हो रहा था। तो चंद्रयान 2 बेसिकली यहाँ पर इंडिया का 2nd मून मिशन है। हम लोगों ने दूसरा मिशन कंडक्ट किया था चंद्रमा पर जाने के लिए, है ना। यहाँ पे ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर ये सब था। बट यहाँ पर जो रोवर प्रज्ञान था ना, वो बेसिकली लैंडर में से निकल ही नहीं पाया था, इससे भी हमारा जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली हो नहीं पाया था, संपर्क बन नहीं पाया था। तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो ये चंद्रयान 2 था। फिर उसके बाद में अब चंद्रयान 3 की हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। इसरो ने रिसेंटली अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि भारत का तीसरा लूनार मिशन, जिसको हम लोग चंद्रयान 3 के नाम से जानते हैं, तो चंद्रयान 3 को जल्दी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। इसके अंदर लैंडर और रोवर दोनों होगा, मतलब चंद्रमा के ऊपर हम एक रोवर उतारेंगे जो कि बाकायदा घूमेगा और वहाँ पर कुछ चीज़ों की रिसर्च करके हमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भेजेगा। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है चंद्रयान 1, 2, 3। क्लियर हुआ? ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कशन कर लिया है। तो आप सोच रहे होंगे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह है क्या, कोई सवाल वगैरह आता है क्या, इतना डिटेल्स आपने पढ़ा दिया। तो अब इसको देखो, यूपीएससी ने साल 2014 में एक सवाल पूछा था। अब हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो काम का है या नहीं है। तो 2014 के अंदर वो सवाल पूछा गया था, वो है क्या आखिरकार, इसको समझते हैं। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच।
कि यहाँ पर आपको 3 पेयर दिए गए हैं, 3 जोड़े दिए गए हैं। बताना यह है कि इन तीनों जोड़ों में से, तीनों पेयर में से कौन सा पेयर बिल्कुल सही है। फिर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। बट अभी हम लोग पहले पेयर के बारे में देख लेते हैं। पहला पेयर क्या बात करता है, एक तरफ स्पेसक्राफ्ट दिया गया है, कौन कौन से स्पेसक्राफ्ट हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर उन स्पेसक्राफ्ट का पर्पज़ क्या है वो बताना है। कैसिनी ह्यूजेंस, कैसिनी ह्यूजेंस का पर्पज़ दिया गया, ये वीनस को ऑर्बिट करेगा और हमारे अर्थ पर ये डेटा को ट्रांसमिट करेगा। दूसरा स्पेसक्राफ्ट है मैसेंजर। मैसेंजर का काम क्या है, जो मरकरी है ना, इसकी मैपिंग करेगा, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा। तीसरा था स्पेसक्राफ्ट वॉयेगर 1 एंड 2। वॉयेगर 1 एंड 2 का पर्पस बताया गया है, एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम, यानी कि जो आउटर सोलर सिस्टम का हिस्सा है ना, उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करके हमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये स्पेसक्राफ्ट हुआ, ये पर्पस हुए। बताना ये है कि ये करेक्टली मैच है या नहीं है। क्या कैसिनी ह्यूजेन का पर्पस यही है, क्या मैसेंजर का पर्पस यही है, क्या वॉयेगर 1 एंड 2 का पर्पस यही है। अगर यही है तो फिर आपके हिसाब से आंसर जो है 1 2 3 होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 2 एंड 3। ठीक है ना। पहला वाला जो कैसिनी ह्यूजेन है ना, ये वाला पेयर बिल्कुल गलत है, इसका पर्पज़ ये नहीं है। बाकी दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। मैसेंजर का पर्पज़ बिल्कुल सही है कि हाँ मरकरी की मैपिंग करना और इन्वेस्टिगेटिंग करना। वॉयेगर 1 का पर्पज़ बिल्कुल सही है, जो कि आउटर सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने का काम करता है। तो मतलब एक ही सवाल के अंदर 3 स्पेसक्राफ्ट को लेकर सवाल पूछ लिए गए थे, है ना। तो यहाँ पे कैसिनी ह्यूजेन को भेजा गया था ताकि वो सैटर्न की स्टडी कर सके, सैटर्न और सैटर्न के आसपास जो उसके मून्स हैं उसकी स्टडी कर सके। यहाँ पे क्या बोला गया है, वीनस के आसपास ऑर्बिट करेगा, तो इसी वजह से ये जो पहला है ना वो गलत हो जाता है। फिर उसके बाद में दूसरा और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है, इसी वजह से जो ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही आंसर निकल कर आता है। क्लियर हुई बात। आगे आते हैं, तो ऐसे सवाल बन सकता है, तो ध्यान रखना आर्टेमिस 1 किस चीज़ से लिंक करता है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे। आर्टिकल के अंदर क्या बात बताई जा रही है, सर बात की जा रही है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। आपने कॉलेजियम सिस्टम ढेर सारी बार पढ़ रखा होगा, मैंने कितनी बार आपको समझा रखा है, आपको याद होगा। तो आज हम समझेंगे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में वापस से। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कैसे काम करता है, ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले खबर यह है कि कॉलेजियम सिस्टम आखिरकार न्यूज़ में देखने को क्यों मिलता है। देखो, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। विवाद ये चल रहा है, बोला ये जा रहा है कि लगातार कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जितने भी जजेस होते हैं वो खुद यहाँ पर आपस में बैठकर बातचीत कर कर दूसरे जज को अपॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फेवरेटिज्म वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, नेपोटिज्म देखने को मिल सकता है, यानी कि अपने ही रिलेटिव्स को, अपने ही साथ के लोगों को वो आगे बढ़ाते चले जाएंगे, उन्हीं को ही जज बनाते हुए चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 4-5 जनों का यहाँ पूरा कॉलेजियम सिस्टम बनता है, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस होते हैं। तो ये पाँचों लोग मिलकर ही आगे डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बाकी जज कौन बनेगा, है ना। हालांकि कैसा प्रोसेस होता है पूरा वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, बट अभी मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो कॉलेजियम सिस्टम का एक मेजर रोल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपॉइंट करने का, उनका ट्रांसफ़र करने का। तो इसी वजह से बोला गया कि भैया कॉलेजियम सिस्टम के अंदर इन जजेस के अलावा किसी और को भी रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन जजेस के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ओपेकनेस देखने को मिलती है, कोई भी चीज़ बाहर आती नहीं है, अपने आप से डिसाइड कर कर अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बताई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर अग्री किया है और बोला कि ठीक है, हम इस कॉलेजियम सिस्टम को रिव्यू करेंगे, हम वापस से इस कॉलेजियम सिस्टम को एक बार देखने वाले हैं। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। मैं आपको बता दूं, जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर ने खुद ये बात बोली है, किरेन रिजिजू जी ने क्या बात बोली है, नोवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया इज देयर अ प्रैक्टिस दैट जजेस अपॉइंट देयर ब्रदर्स एज जजेस। समझे, मतलब दुनिया में इंडिया के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर कि जो जजेस हैं ना वो खुद दूसरे जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, है ना। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है कॉलेजियम सिस्टम का लगातार। इन्होंने बोला कि जजेस के अलावा भी पर्टिकुलर कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए, ताकि यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति बाहर की अंदर की बात बता तो सके, या फिर डिस्कशन अच्छे से हो तो सके वहाँ पर। लेकिन केवल जजेस हैं तो अपने हिसाब से वो काम कर लेते हैं, कोई भी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पर अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन भी डाला गया था इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, चलो हम इस कॉलेजियम सिस्टम को एक बार रिव्यू करेंगे, एक बार यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से देखने वाले हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट मेंशन ये भी करता है
कि जो कॉलेजियम सिस्टम है यहाँ पे जो भी प्रोसीजर फॉलो करता है वो इनफ है। यहाँ पे बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं जो कि इसको ऑथेंटिक बनाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट खुद से भी ये बात बता देता है। ये बात आपको समझ में आई। अब कॉलेजियम सिस्टम का इवॉल्वमेंट कैसे हुआ है इसको समझते हैं। देखो 1993 की बात है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट का जो ये कॉलेजियम है ये आता है, यानी ये ग्रुप आता है, ये जो कॉलेजियम इसको बनाया जाता है। और यहाँ पे ये जो कॉलेजियम बनता है ना, इसके बाद से ही ये जो कॉलेजियम है यही क्या करता है, बाकी सारे जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको अपॉइंट करने का काम करता है। ये बात आपको समझ में आई। फिर होता यहाँ पर यह है कि ये कहानी 1993 से ऐसे ही चल रही होती है, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही बाकी सारे जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा होता है। 2014 में एक अच्छा सा कदम उठाया गया था। वो कदम क्या था? नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर आया गया। क्या? नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको NJAC के नाम से भी आप लोग जान सकते हो, ये बनाया गया। ये क्या था? ये बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम का ही एक सब्स्टिट्यूट था, यानी कि जैसा काम कॉलेजियम सिस्टम करता है वैसा ही काम यहाँ पर ये वाली बॉडी भी करती। लेकिन हुआ क्या, इस बॉडी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया और लगभग 16 अक्टूबर 2015 में एक 5 जज की बेंच बैठी थी। उन्होंने क्या किया, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और साथ ही साथ में ये जो बॉडी बनाई गई थी NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो एक्ट लेकर आया गया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये असंवैधानिक है और वापस से इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को रिवाइव किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉडी आ रही थी ना, ये कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम को मात दे देती। और इस NJCA के अंदर जजेस तो होते ही, जजेस के साथ साथ यहाँ पर हमारी सरकार के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते, यानी केवल जजेस का दबदबा यहाँ पर इस NJAC के अंदर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 2015 के अंदर इसका जो ये कॉन्सेप्ट है इसको यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक करार दे दिया गया कि भैया असंवैधानिक है, तब से ये इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। ये बात आपको समझ में आई। तो इसको लेकर ढेर सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुए थे कि भैया NJAC को लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर ढेर सारे परेशानियां यानी ढेर सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, तो NJAC हमारे पास में आना चाहिए। ये बात भी रखी जाती है। क्लियर हुआ आपको कि हाँ क्या क्या हमारा पूरा का पूरा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट रहा है, वो सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर बताई गई। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो जो भी पिटीशन डाली गई है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मांग ये करी गई कि सही भैया कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, इसको अच्छे से एक बार देख लिया जाए, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला चलो हम इसको रिव्यू कर लेंगे। दूसरी बात यहाँ पर बोली गई है कि जो NJAC का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था साल 2014 के अंदर, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर आया गया था ना, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था, इसको वापस से रिवाइव कर दिया जाए। यानी इस वाले कॉन्सेप्ट को वापस से लेकर आने की ज़रूरत है, जहाँ पर न केवल जजेस का ही दबदबा होगा, जजेस के साथ साथ और भी ढेर सारे लोग होंगे, और वो कौन कौन लोग होंगे वो भी आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि आखिरकार क्या चल रहा है, सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है कि हाँ करंट इशू में क्या चल रहा है। अब करना क्या है, इस करंट इशू को अपने बैकग्राउंड डेटा से लिंक करना है। बैकग्राउंड में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे इस आर्टिकल से 2 चीज़ें निकल कर आती हैं केवल और केवल, एक तो कॉलेजियम सिस्टम और दूसरा निकल कर आता है NJAC। तो क्या है ये दोनों चीज़ें, आओ डिस्कस करते हैं। पहले हम समझते हैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और कैसे बनकर ये आया। देखो कॉलेजियम सिस्टम का मेन काम क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे जजेस का ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट करता है, यानी कि अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस सिस्टम के पास में होती है। कॉलेजियम सिस्टम आया कैसे, तो देखो धीरे धीरे बना था। पहले तो यहाँ पर ये सारी जिम्मेदारी एक ही जजेस के पास में हुआ करती थी, यानी कि 1981 में आप देखोगे ना तो सारी पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में ही हुआ करती थी। यानी कि 1981 के आसपास जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट होना था, किसी जज को अपॉइंट करना था, किसी को ट्रांसफ़र करना था, वो सारा काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही देखा करते थे। बट कहानी यहाँ पर बनी नहीं, तो 1998 से कहानी आगे बढ़ती है और 1993 आ जाता है। 1993 में इसके अंदर और भी जजेस को ऐड कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को यहाँ पे 1993 में इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि सर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो हैं ही, ठीक है, इसके साथ साथ 2 और सीनियर मोस्ट जजेस यहाँ पे होंगे, और ये कितने हो गए, टोटल 3 हो गए, एक तो CJI हो गए और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए। तो अब ये तीनों आपस में मिलकर कंसल्ट कर कर, डिस्कशन कर कर, एक दूसरे की राय लेकर बाकी सारे जजेस को अपॉइंट और ट्रांसफ़र करा करेंगे। तो ये बात 1993 तक रही थी, लेकिन यहाँ पर भी कहानी बनी नहीं। उसके बाद में क्या होता है, 1998 के अंदर, 1998 में आप देखोगे ना 3 जजेस केस आता है, 3rd जजेस केस। इसमें क्या होता है कि
इसमें यह बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक कॉलेजियम सिस्टम है ना, इसके अंदर कुछ और जजेस को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, यानी कि 3 जजेस और आ गए। पहले सीजीआई हुआ करते थे, बाद में 2 जजेस को ऐड करा गया है, तो टोटल 3 हो गए। फिर 1998 के अंदर इसके अंदर और भी 2 जजेस को ऐड कर दिया गया है, तो टोटल इसको 5 कर दिया गया। तो 1998 में जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, इसको 5 मेंबर की बॉडी बना दिया गया। अब 5 मेंबर कौन कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, और बाकी जो 4 है ना वो सीनियर मोस्ट जजेस हो गए। तो ये 5 मेंबर की बॉडी बन जाती है। तो वैसे तो कॉलेजियम सिस्टम का जो इवॉल्वमेंट है वो कहाँ से शुरू होता है? 1993 से शुरू होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन 1998 तक जो है ना, इस कॉलेजियम सिस्टम के अंदर 5 जजेस को रख दिया जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है, ये हेड कौन करता है? इसको हेड करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी कुछ 4 जजेस भी होते हैं। तो टोटल 5 लोगों का ये कॉलेजियम सिस्टम बनता है। हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के थ्रू हेड किया जाता है, और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उस कोर्ट के। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम और हाई कोर्ट का कॉलेजियम आपको समझ में आया, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आपने ये सारी बातें जान ली है कि कैसे यहाँ पर 5 लोग होते हैं, और इन्हीं 5 लोगों का मेन काम होता है कि बाकी सारे जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को देखना। तो आप सोच रहे होंगे क्या सरकार का यहाँ पे रोल नहीं है? नहीं, सरकार का जो रोल है ना वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। सरकार का रोल ना के बराबर यहाँ पर आ जाता है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब होता यहाँ पर यह है कि सपोज़ अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी जज को अपॉइंट करना है, तो वो अपॉइंटमेंट प्रॉपरली होगा कैसे? तो उस अपॉइंटमेंट को कैसे करते हैं मैं आपको वो भी समझा देता हूँ हाथों हाथ, ये भी चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएगी। होता यहाँ पर यह है कि मान लो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें जजेस को अपॉइंट करना है, तो मैंने आपको बताया अपॉइंटमेंट के लिए हमने क्या कर दिया? कॉलेजियम सिस्टम को बना दिया। अब इस कॉलेजियम सिस्टम के अंदर टोटल कितने लोग हैं? टोटल 5 लोग हैं, जिसमें इंक्लूडिंग सीजीआई है ना, ये टोटल 5 लोग हो गए। अब ये 5 लोग क्या करेंगे? ये 5 लोग पहले तो आपस में अपना कंसल्टेशन करेंगे, बातचीत करेंगे किसको अपॉइंट करना है, और ये डिसाइड करने के बाद में यहाँ पर ये एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद में हमारे लॉ मिनिस्टर के पास में वो रिपोर्ट भेज देंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास में, यानी कि किरण रिजिजू जी के पास में। अब इनके पास में ये रिपोर्ट आती है। अब ये क्या करेंगे? इस रिपोर्ट को आगे ट्रांसफ़र कर देंगे प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? मतलब लॉ मिनिस्टर रिकमेंड कर देंगे प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? एडवाइस देंगे, यानी हमारे प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे कि हाँ इन जजेस को अपॉइंट होना चाहिए। फिर फाइनली जो प्रेसिडेंट है वो इन जजेस को अपॉइंट कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, यानी कॉलेजियम सिस्टम क्या करता है? एक रिकमेंडेशन देता है लॉ मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर उस रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर फिर उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, और फिर प्रेसिडेंट हमारे बाकी सारे जजेस को अपॉइंट कर लेते हैं। तो ये आपने वर्किंग भी समझ ली है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आगे आते हैं। अब हम लोग बात कर देते हैं एनजीएसी के बारे में। तो यही तो मुद्दा है। मुद्दा ये है कि सर कॉलेजियम सिस्टम के अंदर इन जजेस के अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं, तो ये अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने ही रिलेटिव्स को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। पिटीशन में बोला यह गया कि जो आप एक बार पहले ला चुके हो कॉन्सेप्ट एनजीएसी वाला, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बोल दिया था, इसको वापस से लेकर आओ, क्योंकि यही क्या काम करेगा? कॉलेजियम सिस्टम को टक्कर देगा, या कॉलेजियम सिस्टम के सब्स्टिट्यूट की तरह ये काम करेगा। अब इसको समझते हैं कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आखिरकार क्या है, जिसको लाया गया और बाद में असंवैधानिक करार दिया गया। आओ आगे देखते हैं। तो कब लेकर आया गया था? तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एग्जैक्टली सारी डेट नज़र आएगी। 16 अक्टूबर 2015 में, 16 अक्टूबर 2015 में होता यहाँ पर यह है कि 4-1 से सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मतलब कि 4 लोगों ने मिलकर क्या कर दिया था? इस एनजीएसी नाम की बॉडी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, असंवैधानिक बोल दिया था, है ना। तो वो असंवैधानिक हो गई, उसके बाद से यहाँ पर उसने वर्क करना बंद कर दिया था। वो काम मतलब एक्ट काम ही नहीं कर पाया फिर आगे। तो एनजीएसी था क्या और एक्ट क्या था? एनजीएसी एक ऐसी बॉडी थी जिसको काम दिया गया था जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र का, यानी कि जो काम कॉलेजियम सिस्टम के पास में है ना, वो काम यहाँ पर एनजीएसी नाम वाली बॉडी को दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एनजीएसी बॉडी को इसलिए लेकर आया गया था ताकि कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया जाए, इसको ख़त्म करके हम लोग एनजीएसी के माध्यम से काम करें। ये क्या करता? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर सारे जजेस को अपॉइंट करने का काम एनजीएसी के पास में ही होता, बट ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। 4-1 से वर्डिक्ट आया था, जिसमें 4 लोगों ने यहाँ पर मिलकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको करार दिया। ये बात आपको समझ में आ गई? क्लियर हो गई? अब बात यहाँ पर यह की जाती है कि सर
मैंने आपको बताया था कॉलेजियम सिस्टम के अंदर केवल और केवल जजेस ही नज़र आते हैं, लेकिन ये जो एनजीएसी वाली बॉडी है ना, इसके अंदर कौन कौन होता, इसके अंदर देखो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते ही होते, और साथ ही साथ में इस बॉडी के चेयरपर्सन भी होते, साथ ही साथ में 2 और सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है ना। बाकी यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ भी यहाँ पर होते हैं, क्लियर हुआ। फिर साथ ही साथ में 2 और पर्सन होते हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा के अंदर जो ओपोजिशन के लीडर हैं वो होते। अगर वो ओपोजिशन के लीडर नहीं है तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी एक जो लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी है लोकसभा के अंदर उसके लीडर होते। उसके बाद में यहाँ पर एक पर्सन होता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी से, है ना। फिर यहाँ पर ये सारे लोग मिलकर इस पूरे के पूरे कमीशन को बनाते, और ये सारे लोग मिलकर फिर डिसाइड करते कि आगे कौन से जज को अपॉइंट करना है और कौन से जज को ट्रांसफ़र करना है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम जो कि आज के समय पर काम करता है, वो क्या करता है, केवल और केवल उसके अंदर जजेस हैं जो कि अपने आप से डिसाइड करके आगे सारा काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे इस कमीशन के अंदर कितने सारे लोग देखने को मिल जाते हैं। वही बात बोली जा रही है कि सर ये चीज़ यहाँ पर लेकर आनी चाहिए कॉलेजियम सिस्टम की जगह। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। मैं एक बात और बता दूं, ये जो एनजीएसी के अंदर ये सारे जो मेंबर्स आते हैं ना, ये सारे लोग होते हैं, इनका जो पीरियड होता है, मतलब कितने साल तक ये रहेंगे, तो 3 साल का यहाँ पर टर्म होता है। इनको वापस से रीनॉमिनेट नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा कंप्लीट आर्टिकल पूरा 360 डिग्री में। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी, प्रीलिम्स मेंस में आराम से सॉल्व कर दोगे। आगे आते हैं, अगला आर्टिकल फिर से इंडियन एक्सप्रेस का, और बहुत अच्छा आर्टिकल है और सवाल पहले पूछा गया है यूपीएससी के अंदर। वो सवाल क्या था वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बात यहाँ पर की जा रही है पतन पटोला के बारे में। पतन पटोला यहाँ पर क्या है, ये आपको एक स्कार्फ देखने को मिलेगा जो कि ये पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो कहोगे स्कार्फ न्यूज़ में क्यों आया? स्कार्फ इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, पीएम मोदी ने, ये जो स्कार्फ है ना वो गिफ्ट दिया है इटली के प्राइम मिनिस्टर को। इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं giorgia मेलोनी, इनको यहाँ पे गिफ्ट दिया है। क्योंकि अभी आपको पता है G20 समिट हुआ इंडोनेशिया के अंदर बाली में, और उस समिट के दौरान हमारे पीएम भी गए, उन्होंने काफ़ी सारे लीडर्स के साथ में बातचीत करी, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग गिफ्ट्स दिए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा चर्चा में आया है ये वाला स्कार्फ। इसके अलावा और भी ढेर सारी चीज़ें दी गई, जैसे कि जो बाइडन को यहाँ पे दिया गया है कंगरा मिनिएचर, जो मिनिएचर पेंटिंग है। उसके बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को यहाँ पे मातानी पचेड़ी दी गई है ना। ये क्या है मैं आपको अभी ये दिखाऊंगा, पिक्चर में समझाऊंगा इसके बारे में। एक बहुत पवित्र टेक्सटाइल पीस होता है जहाँ पे बीच में आप कह सकते हो कि हमारे भगवान का जो है वो पिक्चर लगा हुआ होता है ना। तो ये जो पूरा टेक्सटाइल का पीस है ये गुजरात की नोमैडिक कम्युनिटी बनाती है। अभी मैं डिटेल से बताऊंगा, डोंट वरी। फिर इसके अलावा पिथौरा, एक ट्राइबल आर्ट जो है ना, ये भी गिफ्ट करी गई है उस ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को। तो इस प्रकार से ढेर सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे गिफ्ट करी गई। अगेट बॉल जो होता है कच्छ का, ये यहाँ पे फ्रांस के लीडर को गिफ्ट किया गया, जर्मनी के लीडर को, सिंगापुर के लीडर को। तो ये चीज़ें अभी यहाँ पर गिफ्ट करी गई हैं, और इसको लेकर सवाल पहले भी बना था, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अगर कोई चीज़ आप मतलब देखोगे न्यूज़ में कि हाँ प्राइम मिनिस्टर उसको गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। या प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट किया गया है किसी और के थ्रू, तो वो भी अच्छे से पढ़ लेनी है। तो खासकर यहाँ पे ज़्यादातर जोर दिया जा रहा है इस स्कार्फ के बारे में। पतन पतोला स्कार्फ जो है ना, ये क्या है इसको भी समझेंगे और बाकी सारी चीज़ों को भी समझेंगे। तो फिलहाल चलते हैं पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। करना क्या है, बस खाली नीचे आप लोग को अच्छे से ही निगरानी रखनी है। मतलब ये जो नीचे आपको चीज़ें दिख रही है ना, इस पर थोड़ा ध्यान देना, निगरानी कह रहा हूँ तो इस पर ध्यान देना, यहीं पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने आपको बताया क्या गिफ्ट किया, पतन पतोला जो स्कार्फ है ये गिफ्ट किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली को, और काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग लोगों को दी गई हैं, मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं पतन पतोला की, आखिर कर गया है। तो ये जो पतोला है ना, ये डबल एकात वोवन फैब्रिक है। ये सिल्क से बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है? गुजरात, नॉर्थ गुजरात में पतन जगह है ना, वहीं पर बनाया जाता है। इसी वजह से इसको नाम पतन पतोला दिया गया है। तो किससे बनता है? सिल्क से बनता है। एकात क्या है? क्योंकि ये एकात बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो एक मेथड है टाई डाइंग का, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर इसको बांध के कलरा जाता है, यानी कि बांध के इस पर रंग किया जाएगा। ऐसे बांध देंगे रंग करके, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसा यहाँ पर ये इमेज बनकर आता है ना, जैसे आप ये टी शर्ट के ऊपर देख रहे हो, लड़के की स्माइल देखो यहाँ पे। उसके बाद मतलब ये आपने देखा कैसे टाई किया हुआ है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आती है, ये टाई डाई वाला पूरा सिस्टम देखने को मिलता है। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो पतन पतोला है इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसको जीआई टैग मिला था 2013 के अंदर में। तो ये बात भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि ऐसे सवाल भी बन जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की बात है, इंडोनेशिया एक सबसे बड़ा बायर हुआ करता था। इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा पतोलास को ख़रीदा करता था, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई।
आगे आते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर अभी गिफ्ट करी गई थी। दूसरा है मातानी पचेड़ी। मातानी पचेड़ी यहाँ पर क्या है, देखो ये एक सैक्रेड टेक्सटाइल पीस है। यहाँ पर एक ऐसा क्लॉथ का पीस होता है ना, जो कि गुजरात की नोमैडिक कम्युनिटी बनाती है। ये बेसिकली यहाँ पर ये जो पीस है, इस पूरे कपड़े के टुकड़े पर आप देखोगे तो बीच में जो देवी है ना, उनका एक पिक्चर देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से। ये वाला पीस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे बीचों बीच में आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर एक माता रानी का पिक्चर दिया हुआ है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे एपिक्स के अंदर है, महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर, वहाँ से भी चीज़ों को निकाल कर यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ न्यूज़ में क्या है, वो है पिथौरा पेंटिंग। पिथौरा पेंटिंग की बात करें तो पिथौरा पेंटिंग भी यहाँ पर आप कह सकते हो एक ट्राइबल फोल्क आर्ट ये कहलाती है, जो खासकर उदयपुर के अंदर जो उदयपुर बोला हूँ, गुजरात के अंदर जो छोटा उदयपुर है ना, वहाँ पे जो राठवा आर्टिजन्स हैं, ये जो कलाकार हैं, ये लोग यहाँ पर इसको बनाते हैं, इस पिथौरा पेंटिंग को ड्रॉ करते हैं। तो अगेन यहाँ पर गुजरात की फेमस ये पेंटिंग देखने को मिलती है। ये जो पेंटिंग्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे डॉट देखने को मिलते हैं, उस डॉट के माध्यम से इस पेंटिंग को बनाया जाता है। और इन पेंटिंग्स के ऊपर जो भी कला की जाती है वो बेसिकली केव पेंटिंग्स के ऊपर होती है। यानी कि ये पेंटिंग्स काफ़ी सारी चीज़ें जो सोशल कल्चरल चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पर दर्शाती हैं। तो पिथौरा पेंटिंग्स के बारे में समझाया। बाकी कुछ और चीज़ें भी देखने को मिली हैं जो कि गिफ्ट करी गई हैं। वो है अगेट बोल, यानी कि एक कटोरा है, कच्छ से ये बिलोंग करता है, मतलब कि गुजरात के अंदर ही आपको ये देखने को मिलेगा। तो एक सेमी प्रीशियस स्टोन यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक स्टोन है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, राजपीपल एंड रतनपुर की अंडरग्राउंड माइंस के अंदर, वहाँ खदानों में पाया जाता है, रिवर बेड्स में पाया जाता है। तो इसको हम लोग निकालते हैं ताकि इससे ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स को बनाया जा सके, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मिनिएचर पेंटिंग यानी कि बहुत छोटे साइज़ की पेंटिंग होती है। तो मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम कांगड़ा की यहाँ पर ये जो पेंटिंग है, ये बेसिकली यहाँ पर जो बाइडन को दी गई थी, जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद में किन्नौरी शॉल, जो किन्नौरी शॉल है यहाँ पे ये भी गिफ्ट किया गया है। किन्नौरी शॉल की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका एक इन्फ्लुएंस निकल कर आया था, मतलब ये जो डिज़ाइन वगैरह ये ज़्यादातर सेंट्रल एशिया और तिब्बत से लिया गया है। फिर उसके बाद सिल्वर बॉल यानी कि चांदी का कटोरा, वो भी दिया गया है। सूरत से यहाँ पर एक कटोरा ले जाकर यहाँ पे गिफ्ट दिया गया है अलग अलग लोगों को। ये मैंने आपको बताया। तो क्या क्या गिफ्ट दिया गया उसके बारे में आपने समझा, और इसके बारे में कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आप लोग देखोगे तो सवाल बन जाता है कुछ इस प्रकार से। तो टेस्ट करते हैं हमने क्या पढ़ा है काम का। तो यूपीएससी ने साल 2015 में एक सवाल पूछा था। सवाल क्या था, कलमकारी पेंटिंग्स को लेकर। तो कलमकारी जो पेंटिंग्स हैं रेफर्स टू, ये यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया, कलमकारी पेंटिंग किस चीज़ को रेफर करती है। ऑप्शन ए, अ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। ऑप्शन बी, अ हैंडमेड ड्राइंग ऑन बैम्बू हैंडीक्राफ्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ऑप्शन सी, एक ब्लॉक पेंट वुलन क्लॉथ ये देखने को मिलता है वेस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर। ऑप्शन डी, एक हैंड पेंटेड डेकोरेटिव सिल्क है जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि कलमकारी पेंटिंग है क्या, कहाँ से रेफर करती है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एक हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल है, यानी कि हाथ से यहाँ पर इसको पेंट किया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल को, कपास के कपड़े को रंगा जाता है, पेंट किया जाता है साउथ इंडिया के अंदर। तो कलमकारी पेंटिंग क्या है, अ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपसे प्रश्न बन सकता है किस चीज़ को लेकर, पतन पतोला को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर जो भी अभी आज के समय पर न्यूज़ में बने हुए हैं, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब यहाँ पे कुछ खास बातें हैं नहीं यार, मैंने इंपॉर्टेंट बोल दिया, कुछ खास बातें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी। अब बढ़ेंगे आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। आज मैं कहना ही भूल गया हूँ स्टार्टिंग में, तो आज डेफिनेटली लाइक्स बहुत कम आने वाले हैं, तो आपको सपोर्ट करना है, लाइक के बटन को प्रेस करना। 5K प्लस लाइक का एक टारगेट होता है जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आप लोग को यहाँ पर ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और साथ ही साथ में जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आपसे प्रीलिम्स का सवाल पूछा गया, मैप का क्वेश्चन पूछा गया, तो उनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दिया करो। आते हैं हम लोग आगे। नाउ ये जो अगला आर्टिकल है किस चीज़ के बारे में बात करता है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो G20 की मीटिंग है वो बाली के अंदर चली, और G20 की जो प्रेसिडेंसीशिप है वो भारत के पास में आने वाली है 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से यहाँ पर इंडिया G20 का प्रेसिडेंट बन जाएगा, इसकी प्रेसिडेंसीशिप को संभालेगा, अपने हिसाब से यहाँ पर इस ग्रुप को लीड करेगा। G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है, 20 देशों का यहाँ पर एक ग्रुप देखने को मिलता है। हुआ क्या है कि सर अभी जो बाली के अंदर मीटिंग चल रही थी G20 की, उसके बाद बोला ये जा रहा है कि जो सरकार क्या कर सकती है,
यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डिप्लोमेट्स हैं, जो भी लोग आए हैं ना, उन सबको अंडमान लेकर जाया जा सकता है ताकि आगे के यहाँ पर इंडिया प्रिपरेशन कर सके। प्लानिंग यहाँ पर ये की जा रही है कि जो ये डिप्लोमेट्स हैं G20 कंट्रीज़ के, और इन लोगों को हम लोग कहाँ पे लेकर जाएंगे, जो हैवलॉक आइलैंड पर एक रिजॉर्ट है वहाँ पर लेकर जाएंगे और वहाँ पर इंटरेक्टिव मीटिंग रखी जाएगी और उस मीटिंग के अंदर ढेर सारे अलग अलग एजेंडाज़ को लेकर बातचीत की जाएगी। वो बात यहाँ पर सर बताई गई। मेंशन ये किया जाता है कि एक ऑफ साइट मीटिंग हम कर सकते हैं जहाँ पे 30 से लेकर 40, 30 से 40 जो डिप्लोमेट्स हैं उन सबको लेकर ताज एक्जोटिका होटल जो है हैवलॉक आइलैंड पर, वहाँ पे लेकर जाएंगे। 25 से 27 नवंबर तक रुकेंगे और यहाँ पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होंगे जो कि सब लोग रहेंगे। आपस में मीटिंग को लेकर एक इंटरेक्टिव डिस्कशन किया जाएगा। जो बातचीत की जाएगी उसमें कौन कौन से टॉपिक्स उठाए जाएंगे, क्लाइमेट चेंज का टॉपिक होगा, फूड एनर्जी सिक्योरिटी होगा, हेल्थ होगा, है ना, ट्रेड होगा। तो इन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की जाएगी। ये बात यहाँ पे बताया गया। और कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू बताया ये भी जा रहा है कि जो डिप्लोमेट्स को लेकर जाएंगे तो पहले तो यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर तक लेकर जाएंगे, एक जो स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट होती है वह उससे। तो पोर्ट ब्लेयर तक जाएंगे, नवंबर 25 को पहुँचेंगे और उसका सेलुलर जेल म्यूज़ियम जो है वहाँ पे विज़िट करेंगे। वो जेल जो कि फ्रीडम फाइटर को डेडिकेट करी गई है, तो वहाँ पे विज़िट करेंगे। विज़िट करने के बाद में उन सबको हैवलॉक आइलैंड होटल तक लेकर जाया जाएगा, है ना, जहाँ पे G20 अगले दिन यहाँ मतलब G20 की मीटिंग यहाँ पे अगले दिन रखी जाएगी। फिर उसके बाद में सब लोग दिल्ली रिटर्न करेंगे नवंबर 27 में। फिर वहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है कि G20 मीटिंग के बाद में यहाँ पे सरकार का प्लान है कि एक ऑफ साइट बातचीत भी करी जाए, है ना, यानी कि अभी तो बाली के अंदर है सब लोग, तो उसके बाद भी एक ऑफ साइट बातचीत की जाए। 25 से नवंबर से लेकर कुछ 27 नवंबर तक यहाँ पे इन लोगों के साथ में अलग से डिस्कशन किया जाए, क्योंकि भारत के हाथ में प्रेसिडेंसीशिप आएगी तो भारत यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर चर्चा करना चाहता है। तो अगेन आर्टिकल में कुछ भी बात नहीं है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना कि अब क्या होने वाला है, यहाँ से आर्टिकल छोड़ दिया करो। मैं फिर भी बता देता हूँ, 1-2 मिनट का आर्टिकल होता है, क्योंकि काफ़ी से लोग बोलने लगते हैं सर छोटे छोटे आर्टिकल भी बता दिया करो, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। पहले चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। कुछ काम के एडिटोरियल्स हैं उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो आज का एडिटोरियल डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे TM रामकृष्ण साहब ने लिखा है एडिटोरियल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से संबंधित। फिर एक एडिटोरियल हमारे पास में है, वो है गवर्नर से संबंधित, गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित। बहुत रिलेवेंट आर्टिकल है, आज दोनों के दोनों बहुत काम के। आज का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आपको पता होगा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग हमेशा एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है, डू यू अग्री दैट कॉन्स्टिट्यूशनल सीट ऑफ गवर्नर हैज़ टिल्टेड टुवर्ड्स द एजेंट ऑफ द सेंटर? ऑल्सो डिस्कस मेजर फ्रिक्शन बिटवीन गवर्नर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या आप ये मानते हो, अग्री करते हो कि जो आज के समय पर गवर्नर की सीट है, जो गवर्नर होता है राज्य के अंदर, कहीं ना कहीं इसका झुकाव केंद्र सरकार की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है? साथ ही साथ में आपको डिस्कस करना है जो हमारे गवर्नर और जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, खासकर चीफ मिनिस्टर हो गए या कुछ और लोग हो गए, तो स्टेट लेजिस्लेचर के साथ में गवर्नर का जो आप कह सकते हो लड़ाई है ना, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो रिलेशन ख़राब रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर और साथ ही साथ में जो चीफ मिनिस्टर है उनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये आपको डिस्कस करना है कि मेजर फ्रिक्शंस हैं क्या क्या है, ठीक है ना, गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। अगर आपको यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी नहीं है ना, तो डोंट वरी, अभी मैं पूरा आर्टिकल डिस्कस करूँगा। उस आर्टिकल को डिस्कस करते ही आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो वैसे एक आंसर लिखना है 250 शब्दों में, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो चैनल मिलेगा। वहाँ पर लगभग आप कह सकते हो 38,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो और अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। आंसर सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम ये भी करना, एटलीस्ट सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करना। जब सब लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको भी, आपको कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल पाएंगे। सामने वाले को आप उनकी अगर मिस्टेक होती हैं उस आंसर के अंदर तो उस चीज़ को बता सकते हो। तो उस कोऑपरेटिव वे में वो पूरा ग्रुप चल रहा है, एक बार ज़रूर से जाकर विजिट करना। आते हैं एडिटोरियल पर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल बात करता है वेइंग इन ऑन PMGKY द फ्री ग्रेन स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर उन्होंने ये पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा है। ये बात करते हैं इस स्कीम के कुछ पहले क्रिटिसिज्म के बारे में, इस स्कीम की क्या क्या आलोचना है उसके बारे में बात करते हैं, फीचर्स बताते हैं, फिर उसके बाद हमें आखिरकार करना क्या चाहिए उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। चलो, सबसे पहली चीज़ ये बोलते हैं राइटर यहाँ पर कि जो अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, आपको पता होगा इसको हम लोगों ने लगातार एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड मतलब यहाँ पर इसको लगातार बढ़ाया है, क्योंकि कोरोना के समय पर इस स्कीम को लेकर आया गया था
और कोरोना के समय पर जब इस स्कीम को लेकर आए थे तो इस योजना का मकसद ये था कि हम लोगों को राशन दे सकें, एक फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकें। फ्री में आपको दाल मिल रहा था, स्टार्टिंग में चने मिल रहे थे, फिर उसके बाद में गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है फ्री में, है ना, इस पर्टिकुलर योजना के तहत। तो इस योजना को अभी तक यहाँ पर एक्सटेंड करते हुए चले गए, बढ़ाते हुए चले गए। अभी तक यहाँ पे अभी दिसंबर तक ये योजना ऐसी चलने वाली है। तो ये यहाँ पे आप कह सकते हो इसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को रिसेंटली यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है बाकी 3 महीने के लिए, यानी कि दिसंबर तक ये योजना चलेगी। इसको लेकर यहाँ पे सभी लोग सरप्राइज हो चुके हैं। अब सरप्राइज क्यों हो चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं। सरप्राइज होने के पीछे कई सारे कारण हैं। पहला कारण यहाँ पर यह है कि आपने सितंबर के महीने में, क्योंकि अभी जो सितंबर का महीना निकला है ना, इसी सितंबर के महीने में अनाउंसमेंट किया गया था, क्योंकि इस सितंबर के महीने में ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वाली जो स्कीम है इसकी लिमिट खत्म होने वाली थी। इसको 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इसको बढ़ा दिया गया। तो सितंबर के महीने में जब ये काम किया गया ना, तो उस समय पर बहुत डिबेट चल रही थी फ्रीबीज को लेकर। आपको पता होगा फ्रीबीज मतलब जो कि सरकार छूट देती है काफ़ी सारी चीज़ों पर, यहाँ पे मतलब एज अ गिफ्ट दे देती है, इस चीज़ के ऊपर छूट दे देती है। तो इस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी उस समय पर। तो राइटर यहाँ पर यही बात बोलते हैं। राइटर क्या बोलते हैं कि सर उस समय पर डिबेट चल रही थी और आपने यहाँ पर क्या किया है कि खुद ही यहाँ पे लोगों को छूट दी है। यानी कि एक समय पर आप यहाँ पर कह रहे थे कि हाँ लोग छूट दे रहे हैं, फ्रीबीज दे रही हैं, यानी कि कुछ सरकारें बहुत सारी जगह पर काफ़ी सारी चीज़ों को माफ़ कर दे रही हैं, इससे राज्य सरकारों का बहुत नुकसान होता है, खर्चा होता है। लेकिन आप भी तो फ्री भी दे रहे हो ना, आप भी यहाँ पर इस प्रकार से फ्री में गेहूँ चावल प्रोवाइड करवा रहे हो, इसका बर्डन भी तो स्टेट के ऊपर पड़ रहा है। तो राइटर ने ये बात रखी। दूसरा रीज़न ये भी था जिसको लेकर लोग सरप्राइज़ हुए, वो ये था कि कुछ रिपोर्ट्स ये आई थी जून के महीने में कि जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है हमारे सेंटर का, वो बेसिकली यहाँ पर इस चीज़ को फेवर नहीं करता। मतलब हमारे डिपार्टमेंट के पास में जो फंड है ना वो काफ़ी कम हो चुका था, बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, और वो फंड की कमी लगातार हो रही थी। तो तब भी हम लोगों ने इस स्कीम को रेगुलर बेसिस पर चलाया। राइटर बोलते हैं कि क्योंकि ये समय वो था, मतलब ये साल मतलब कोरोना वाला साल था ही नहीं, कोरोना था ही नहीं, नॉन पैंडेमिक वाली सिचुएशन थी। लेकिन आपने नॉन पैंडेमिक वाली सिचुएशन में भी इस स्कीम को लंबे समय तक चलाया, है ना। तो आपने इस समय में भी ये लंबे समय तक पूरी की पूरी स्कीम रन करी है, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं। तो इसकी चक्कर में भी लोग जो है वो काफ़ी हद तक सरप्राइज देखने को मिलेंगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर आया गया था कोरोना के समय में, ताकि वहाँ पे जो लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। 2020 में इसी वजह से स्कीम को लेकर आए, 2020-21 और पूरा 22 भी निकल गया है, ये अभी तक चल रही है। क्यों चल रही है ये मैंने आपको बताया। इसका काम क्या है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। लेकिन अब राइटर मेंशन करते हैं कि सबसे ज़्यादा सरप्राइज वाली बात तो ये निकल कर आती है कि सरकार ने यहाँ पर अपने कुछ रीज़न दिए हैं। सरकार ने ये रीज़न दिया कि हम इस स्कीम के माध्यम से गरीब लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं। एस्टिमेटेड 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हैं, है ना। ये बात यहाँ पे सरकार ने बोली थी। इसके बाद ये बात बोलते हुए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इस स्कीम को बढ़ा दिया गया। इस महीने की बात की जा रही है क्योंकि अक्टूबर, नवंबर पूरा फेस्टिव सीजन था, लगातार बहुत सारे फेस्टिवल्स देखने को मिल रहे थे, है ना। तो इस वजह से स्कीम को बढ़ा दिया गया, सरकार ने ये बात बोली। राइटर बोलते हैं कि चलो सही है, चलो सरकार का एक रीज़न हमने देख लिया, लेकिन ये बताओ चलो अब की बार फेस्टिवल सीजन था तब तो आपने स्कीम चलाई, लेकिन आपने बीच में स्कीम को रोक दिया था कहीं पर, क्योंकि अप्रैल 2020 में, ध्यान से सुनना, अप्रैल 2020 में ये स्कीम आती है, फ्री में यहाँ पर आपको ये राशन मिलता है। लेकिन आप इस स्कीम को दिसंबर से लेकर अप्रैल 2021, यानी दिसंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक बंद कर देते हो, है ना। ये कुछ महीने यहाँ पर स्कीम काम नहीं करती है, फिर उसके बाद में ये फिर से चलती है। और अब की बार आप कह रहे हो कि यहाँ पे जो आपने वापस से बढ़ाया है ना इस स्कीम को, और आप कह रहे हो कि यहाँ पे फेस्टिवल सीजन थे, यहाँ पे ढेर सारे फेस्टिवल थे, इसकी वजह से हमने इस बार इसको बढ़ा दिया है। तो आपने पिछले साल क्यों नहीं बढ़ाया था? पिछले साल दिसंबर से लेकर अप्रैल के समय पर भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे थे, तो उस समय पर आपने क्यों नहीं बढ़ाया? तो ये बात यहाँ पर राइटर ने मेंशन करी है कि सरकार ने जो रीज़न दिया है कि ना फेस्टिवल के वजह से हमने इस स्कीम को एक्सटेंड किया है, वो ज़्यादा वैलिड रीज़न है नहीं। दूसरा यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि जो बीजेपी पार्टी के क्रिटिक्स हैं, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसकी आलोचना कर रहे हैं पार्टी के अपोजिशन में, उनका कहना यह है कि बीजेपी सरकार ये प्रकार का काम जो कर रही है, ये जो स्कीम चला रही है, फ्री में अभी राशन दे रही है, ये केवल और केवल इलेक्शंस की वजह से दे रही है, यानी कि वोट बैंक पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। तो इलेक्शन की वजह से क्या दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताऊंगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं,
है ना। तो इसकी वजह से ये राशन दिया जा रहा है। इनफैक्ट बोला ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो साल 2022 में बीजेपी की जीत हुई है वो भी कहीं ना कहीं इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की वजह से हुई है। इस योजना का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था सभी लोगों के ऊपर जब लोगों को फ्री में राशन मिला था। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर क्रिटिक्स का कहना है इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर। ये बात आपको समझ में आई। नाउ अगर हम इसके कॉन्ट्रैक्ट्स में देखें तो जो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ना, ये मैंने आपको बताया साल 2020 में आई थी अप्रैल में, लेकिन बीच में ये थोड़े टाइम के लिए बंद हो गई थी। दिसंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक बंद हो गई थी, लेकिन बाद में ये वापस से यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी गई और वापस से यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया था और तब से अब तक यहाँ पर रेगुलर चल रहा है। यानी कि अप्रैल 2021 से रेगुलर चलती हुई आ रही है ये स्कीम। ये बात आपको समझ में आई। अब इस स्कीम का मकसद क्या है? देखो, मकसद यहाँ पर यह है कि जो भी हमारे लोग हैं ना, उनको फ्री में जो 5 किलोग्राम कभी पर पर्सन चावल हो गया वो प्रोवाइड करवा देना, है ना। यानी कि चावल या गेहूं फ्री में प्रोवाइड करवा देना। जो उनको मिल रहा था, जिसके लिए वो थोड़ा सा अमाउंट दे रहे थे सस्ते दाम में, वो तो ठीक था। उसके अलावा यहाँ पे उनको फ्री में 5 किलो के आसपास ये चावल गेहूं दिया जा रहा था, है ना। अब इसके अंदर कौन कौन लोग थे? देखो, कुछ कार्ड होल्डर्स थे, यानी कि जो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर आ रहे हैं, और कुछ प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाले लोग थे। इन दोनों ही लोगों को यहाँ पे कवर किया गया था। ये दोनों ही लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं, ठीक है ना। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो ये अंत्योदय अन्न योजना आपको देखने को मिल रही है ना, इसमें जो भी लोग आते हैं, इसमें यह बोला गया था कि फैमिली के अंदर जितने भी लोग होंगे, तो अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होल्डर अगर वो होते हैं तो उन लोगों को पर फैमिली के हिसाब से 35 किलोग्राम के आसपास महीने का ये राशन दिया जाएगा। बाकी जो हमारे पीएचएच वाले हैं, यानी कि जो प्रायोरिटी हाउस होल्डर कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं, उनको 5 किलोग्राम के आसपास ये जो हर महीने है ना, हर व्यक्ति के हिसाब से 5 किलोग्राम के आसपास जो चावल गेहूँ है वो फ्री में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो इस स्कीम के अंदर क्या था? फ्री में चावल गेहूँ देना, ये मैंने आपको बता दिया। यानी जो जिसके लिए आप पैसा दे रहे थे वो तो ठीक था, उसके अलावा अलग से यहाँ पर ही फ्री में दिया जा रहा था। कोरोना में यहाँ पे इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था ताकि हर लोग तक यहाँ पे प्रॉपरली खाना पहुँच सके। लेकिन बोला यह जा रहा है कि अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे तो उसमें ढेर सारा खर्चा हो चुका है। कितना खर्चा हो चुका है? इनफैक्ट आप देखोगे ना, ओवरऑल जब ये स्कीम अभी दिसंबर में जब एंड हो जाएगी तो कितना खर्चा होगा? तो लगभग इसके अंदर 3.91 लाख करोड़ तक का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो हो चुका होगा। ये बात यहाँ पर राइटर ने मेंशन करी है। राइटर एक बात और बोलते हैं, राइटर ये बोलते हैं कि देखो, एक रिपोर्ट भी आई थी इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक अपना जो रिसर्च पेपर वो पब्लिश किया था, पैंडेमिक पॉवर्टी इनइक्वालिटी करके, और उस रिपोर्ट के अंदर भारत की तारीफ करी गई थी कि इंडिया ने यहाँ पर कोरोना के समय पर एक फूड सिक्योरिटी को मेंटेन रखा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी स्कीम को चलाना कोई आसान बात नहीं थी, तो इस स्कीम को चलाया गया और इसको एक्सटेंड करते चले गए और सभी लोगों को यहाँ पर इसका सपोर्ट मिलता रहा, एक सेफ्टी मिलती रही, आप ऐसा कह सकते हो। तो इन रिसर्च पेपर ने इंटरनेशनल लेवल पर इस स्कीम को लेकर काफ़ी सारी तारीफ़ें भी हुई थी, वो बात भी यहाँ पर राइटर ने मेंशन करी हैं। लेकिन अब राइटर बोलते हैं कि हम लोग को फिर भी एक ट्रांसपेरेंट स्टडी की ज़रूरत है, यानी कि इस स्कीम के ऊपर थोड़ी रिसर्च कर एक डिटेल्ड स्टडी की आवश्यकता हम लोग को देखने को मिलती है। अब वो डिटेल्ड स्टडी क्या करनी होगी वो यहाँ पर समझते हैं। इनका कहना यह है कि आप देखोगे ढेर सारा पैसा यहाँ पे खर्चा जा रहा है, फ्री में आपको ये सारा सामान मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है, लोगों तक यहाँ पे खाना पहुँच रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इसका डाइवर्जन जो हो रहा है ना, वो गलत प्रकार से हो रहा है। यानी कि देखो, बोला यह जाता है कि कुछ लोग हैं, समझ लो यहाँ पर एक परिवार है, उसको यहाँ पर 50 किलोग्राम राइस मिल गया, 50 किलोग्राम चावल मिल गया। तो आप कहोगे कैसे मिल गया? 25 किलोग्राम तो फ्री था ना, 5-5 किलोग्राम पर पर्सन के हिसाब से दिया जा रहा है। कुछ लोग थे, कुछ फैमिली मेम्बर्स थे, 5 लोग थे, तो पहले तो उनको जो ओवरऑल नॉर्मल मिलता है ना, वो उन्होंने ले लिया। उसके बाद 5-5 किलोग्राम पर पर्सन के हिसाब से पर महीने का 5 लोगों को 25 किलोग्राम और हो गया, तो वो 25 किलोग्राम और दे दिया गया। तो मतलब टोटल 50 किलोग्राम उनके पास चावल हो गया। ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारी जगह पर देखने को मिला जहाँ पे बहुत भर भर के जो है ना, लोगों के पास में जो चावल है वो इकट्ठा हो गया, घरों में बहुत सारा इकट्ठा हो गया, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा हो गया। तो ये जो डाइवर्जन है, ये डाइवर्जन सही से नहीं हो पाया। मतलब कि अभी भी कुछ नीडी पीपल रह गए हैं, यानी कुछ लोग ऐसे रह गए हैं जिनको अभी भी ज़रूरत थी इन चीज़ों की, जिनके पास तक ये प्रॉपरली पहुंच नहीं पाया है। लेकिन जो नॉर्मल पीपल हैं उनके पास तक ये कुछ एक्स्ट्रा मात्राएं पहुंच गया है, ज़्यादा मात्राएं पहुंच गया कि लोगों ने यहाँ पर बेचना भी स्टार्ट कर दिया है। लोगों ने यहाँ पर खरीद कर राशन वाला चावल बेचे भी हैं। तो ये प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आई है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। मतलब जो लोग खाते नहीं है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत खाते नहीं है, वो यहाँ पर ले लेते हैं राशन का और उसको राशन का चावल लेने के बाद में बेच देते हैं। तो ये डाइवर्जन सही प्रकार का आपको देखने को मिलता नहीं है।
ये बात यहाँ पे बताई गई। आपके पास में सारा डेटा है, राइटर बोलते हैं देखो सारा डेटा है, कौन कैसे यहाँ पर चावल लेकर जा रहा है, आपके पास में आधार कार्ड का डेटा, और जब राशन लेने जाते हो तो बायोमेट्रिक डेटा लगता है, यानी कि फिंगरप्रिंट्स लगती हैं, सारा डेटा है आपके पास में। तो आप डेटा का इस्तेमाल करके सही से लोगों को छांट सकते हो। जो नीडी पीपल हैं, खासकर बहुत ज़रूरत उनको यहाँ पर है ना, उनको आप लोग यहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये जो डाइवर्जन की प्रॉब्लम है ये आपने ख़त्म करनी होगी। एक तरफ ढेर सारा जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर किसी लोगों के पास में जा रहा है, किन लोगों के पास में नहीं जा रहा है, तो इस डाइवर्जन को आपको यहाँ पे थोड़ा सा सही करना होगा, ठीक है। नहीं तो फिर होगा क्या, होगा ये कि जो एक तरफ किसान भाई हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो आपको इस प्रकार से अनाज प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इससे जो बहुत सारे डिजर्विंग पर्सन है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको वाकई में ज़रूरत है इन चीज़ों की, वो इस फूड सिक्योरिटी नेट से बाहर हैं। तो ये डाइवर्जन के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें परफेक्टली चल रही हैं, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब राइटर ने सारी चीज़ें बैलेंस कर दी हैं, एक तरफ यहाँ पे इसके क्रिटिसिज्म करते हुए, बेनिफिट्स बताते हुए, फिर उसके बाद में यहाँ पर इसके बारे में बताया कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। जो अगला एडिटोरियल है यहाँ पर दो लोगों ने मिलकर लिखा है, एक मार्गरेट अल्वा है, दूसरा यहाँ पर एमआर माधवन साहब हैं। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा। क्या लिखा है, शुड चीफ मिनिस्टर हैव अ से इन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर इनके बीच का क्या टसल चलता रहता है, उस टसल के बारे में बहुत डिटेल से काफ़ी सारा डिस्कशन किया हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा एडिटोरियल है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए निकाल लिए हैं, अब उसको हम डिस्कस करेंगे। तो करना क्या है, बस खाली स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना और चीज़ों को अच्छे से सुनते हुए चलना। बात यहाँ पर की जा रही है, देखो जो गवर्नर की पोस्ट होती है, राज्य के अंदर आपको गवर्नर देखने को मिलता है। गवर्नर की पोस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। तो गवर्नर करता क्या है, गवर्नर का काम होता है हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में मिलाकर रखना, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक पुल का, ब्रिज का काम करता है गवर्नर। इस वजह से गवर्नर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बात यहाँ पर बताई गई। हमारे कोऑपरेटिव गवर्नेंस के अंदर गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को मिलाने का काम करता है, उसको लिंक करके रखता है। बट पिछले कुछ समय से हमने देखा है गवर्नर के ऑफिस को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। प्रॉब्लम्स क्या, बहुत सारी डिबेट छिड़ रही हैं गवर्नर और स्टेट के बीच में, यानी कि एक तो राज्य के अंदर जो गवर्नर है ना, गवर्नर है, और यहाँ पे जो राज्य के अंदर चीफ मिनिस्टर हैं, इनके बीच में बहुत सारे टसल देखने को मिले हैं, ढेर सारे टसल। तमिलनाडु के अंदर भी यही देखने को मिला है ना। उस प्रकार से यहाँ पे दिल्ली के अंदर आपने देखा कि दिल्ली की गवर्नमेंट, दिल्ली की सरकार को एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, इनके बीच में यहाँ पे काफ़ी सारे टसल देखने को मिला। तो ऐसे टसल्स बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं अलग अलग राज्यों के अंदर। तो इसी वजह से यहाँ पे गवर्नर के बारे में चर्चा की जा रही है उन दोनों राइटर के थ्रू। राइटर पहली चीज़ यहाँ पर मेंशन करते हैं, मतलब देखो गवर्नर के बारे में आप पढ़ोगे तो पॉलिटी का एक मेजर टॉपिक आपका पूरी तरह से आज कवर हो जाना है। पहली चीज़ तो यहाँ पे बोली जाती है, हाउ डिड द पोस्ट ऑफ गवर्नर कम अबाउट, यानी कि जो गवर्नर की पोस्ट है ये आती कैसे है, इतिहास क्या है गवर्नर का, ये समझते हैं। देखो देश की आज़ादी से पहले 1858 से ही अगर हम लोग बात करें, 1858 से ही इंडिया जो है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रिटिश के अंडर में था, और वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नर्स हुआ करते थे, यानी कि जो राजा रजवाड़े थे, पहली बात ब्रिटिश क्राउन था, उस ब्रिटिश के अंदर प्रोविंशियल गवर्नर्स हुआ करते थे। और गवर्नर, वो प्रोविंशियल गवर्नर गवर्नर जनरल के अंडर में काम किया करते थे, आपने इतिहास पढ़ा होगा। अब होता क्या है, ऐसी कहानी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जब आप बात करोगे तो इसके साथ ही क्या बोला गया कि जो गवर्नर है ना, वो गवर्नर क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, गवर्नर जो है ना उस प्रोविंस का जो लेजिस्लेचर होगा उसके मिनिस्टर के एड और एडवाइस के ऊपर काम करेगा, यानी गवर्नर को मिनिस्टर की एडवाइस मिलेगी तो उसके हिसाब से यहाँ पर वो काम करेगा। और कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और कुछ अलग से डिस्क्रिशनरी पावर्स भी यहाँ पे गवर्नर को दी गई थी, है ना। कुछ अलग से भी पावर्स यहाँ पे गवर्नर को मिल जाती हैं कि जब कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी, कुछ कंडीशन होगी, तो सारी पावर गवर्नर के पास में आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे गवर्नर का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये देश की आज़ादी से पहले की कहानी थी। अब हो जाता है देश आज़ाद, तो देश आज़ाद होता है 1947 में। फिर उस पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम लोग बात करें तो जो गवर्नर का पद होता है, गवर्नर का पोस्ट जो होता है ना, इसको लेकर बहुत तगड़ी डिबेट छिड़ी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिन्होंने 3 साल बैठकर संविधान को बनाया था, जब वो गवर्नर की पोस्ट पर आए कि गवर्नर को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो काफ़ी डिबेट चली। लेकिन बाद में सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि ठीक है गवर्नर की पोस्ट रखते हैं, और गवर्नर की पोस्ट तब से यहाँ पर बनी रही। तो गवर्नर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज के टाइम पर। गवर्नर को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट भी हम लोग बोलते हैं। अब गवर्नर से संबंधित ढेर सारे प्रोविजंस आपको हमारे संविधान के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 क्या बोलता है, आर्टिकल 153 बोलता है कि हर एक राज्य के अंदर एक ना एक गवर्नर होना चाहिए, यानी कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट।
हर एक राज्य के पास गवर्नर होना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो एक पर्सन है जिसको हम लोग दो या दो से राज्यों का मतलब दो या दो से ज़्यादा राज्यों का गवर्नर बना दें। देखो मतलब कहने का है हर एक राज्य के अंदर गवर्नर होना चाहिए, या फिर एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि दो या दो से ज़्यादा राज्यों का गवर्नर एक ही हो, लेकिन राज्य का गवर्नर ज़रूर है। ये बात आर्टिकल 153 के अंदर बोल दी गई। नाउ जो गवर्नर होता है ना, इसको अपॉइंट कैसे किया जाता है? इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। प्रेसिडेंट यहाँ पर उसको अपॉइंट करते हैं, है ना। प्रेसिडेंट के प्लेजर के अंडर होता है, प्रेसिडेंट का एक प्लेजर होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और प्रेसिडेंट वो प्लेजर हटा ले तो यहाँ पे गवर्नर को वहाँ से हटना पड़ेगा, उस पद से हटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात आर्टिकल 150 से 155 और 156 के अंदर देखने को मिलेगी। फिर बात आती है आर्टिकल 161 की। आर्टिकल 161 क्या करता है? गवर्नर को ढेर सारी पावर देता है कि गवर्नर किसी को भी माफ़ कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर कोई कैदी है जिसने क्राइम किया है, तो उसको क्षमा करने की यहाँ पे जो पावर्स हैं वो गवर्नर के पास में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। देन उसके बाद में बात आती है आर्टिकल 163 की। आर्टिकल 163 क्या बोलता है कि देखो यहाँ पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कर रहे होंगे हमारे चीफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ये जो पूरा का पूरा मिनिस्टर का ग्रुप है ना, ये क्या करेगा? ये हमारे गवर्नर को एडवाइस देगा, तब जाके यहाँ पे गवर्नर कोई काम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देयर इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। गवर्नर को अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको मतलब कुछ कंडीशन और डिस्क्रिशनरी को छोड़कर, डिस्क्रिशनरी पावर को छोड़ने के बाद में जो गवर्नर के मेजर फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, वो बेसिकली यहाँ पर एड और एडवाइस देता है हमारे गवर्नर को। तो गवर्नर इनके एड और एडवाइस पर काम करता है। अब गवर्नर के पास में कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी अलग से आती हैं, यानी कुछ अलग से पावर आती हैं, वो अलग से हटकर पावर हैं। वो पावर्स क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज़, अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मान लो राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वहाँ पे कोई भी पार्टी मेजोरिटी के अंदर नहीं है। जैसा रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, कोई भी पार्टी मेजोरिटी के अंदर नहीं थी। अब मेजोरिटी में नहीं है तो वहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, क्योंकि जो पार्टी में मेजोरिटी में उसी का चीफ मिनिस्टर होता है। लेकिन अगर कोई पार्टी मेजोरिटी नहीं होगी तो वहाँ पे कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो तब जब कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा ना, तो ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन के बेसिस पर गवर्नर के पास में पावर आ जाती है, उसको हम डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं। तब गवर्नर क्या कर सकता है? तब गवर्नर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जब किसी पार्टी के पास में कोई मेजोरिटी नहीं है ना, तो यहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा गवर्नर है वो किसी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। क्लियर हो गई बात। या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है वो फेल होती जा रही है स्टेट के अंदर में, तब भी यहाँ पे गवर्नर के पास में सारी पावर आ जाती है। आर्टिकल 356 के अंदर ये बात मेंशन की गई है। ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में आर्टिकल 200 देखो, आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या करता है? ये भी हमारे गवर्नर को पावर देता है। किस चीज़ की? देखो होता यहाँ पर यह है कि मान लो कोई बिल है, आपने अपने जो राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वहाँ से कोई बिल पास किया, तो जब आप बिल पास करते हो तो वो बेसिकली यहाँ पर गवर्नर तक जाएगा। तो वो जो गवर्नर है वो इस बिल को अपना अप्रूवल देता है, हाँ भरता है या नहीं भरता वो गवर्नर के ऊपर है। या फिर हाँ भरता है, या फिर उस बिल को अपनी पॉकेट में डाल के रख लेता है, कितने समय तक रखे कोई टाइम पीरियड नहीं है। या फिर उस बिल को आगे प्रेसिडेंट तक पहुँचा दे कि हाँ भाई इस पर अभी प्रेसिडेंट की भी राय चाहिए। तो ये सारी पावर्स जो है ना, ये गवर्नर के पास में आती हैं। और ये सारी पावर्स कहाँ पे लिखी गई हैं? आर्टिकल 200 के अंदर। ये बात आपको समझ में आ गई। तो गवर्नर से संबंधित ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं जो कि हमारे संविधान में है। बाकी अब मेंशन ये किया जाता है कि आखिरकार गवर्नर की जो पोस्ट है ना, इस पोस्ट से, इस पद से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है अफिलिएशन बेस्ड अपॉइंटमेंट। अब इसका मतलब क्या है? देखो जो भी पॉलिटिशियंस हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रूलिंग पार्टी के साथ में अफिलिएट कर लेते हैं, रूलिंग पार्टी के साथ में एसोसिएट कर लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो जो गवर्नर है ना, गवर्नर की पोस्ट के ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर मतलब यह है कि जो भी पॉलिटिशियंस या फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि रूलिंग पार्टी यानी कि एक पार्टी जो कि सत्ता में है, उस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नर की तरह अपॉइंट कर लिया जाता है। तो ऐसी रूलिंग पार्टी से मतलब एक ऐसी पार्टी जो कि सत्ता में है, उसी का यहाँ पे गवर्नर बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो गवर्नर का झुकाव है ना, मतलब गवर्नर की जो पोस्ट है वो बेसिकली इम्पार्शलिटी की तरह यहाँ पर आप कह सकते हो जाएगी। मतलब जो गवर्नर की पोस्ट होती है ना, गवर्नर की पोस्ट ऐसी होती है गवर्नर किसी के प्रति अपनी पार्शलिटी ना दिखाए,
है ना, किसी की तरफ पार्टनरशिप ना करे, एक न्यूट्रल वे में काम करे। लेकिन अगर रूलिंग पार्टी अपना गवर्नर बना देती है तो कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से काम करवाती भी जाएगी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं गवर्नर की जो पोस्ट है उसकी इम्पार्शलिटी के ऊपर जो प्रश्न है वो यहाँ पर उठते हुए नजर आते हैं। ये बात आपको समझ में आई। दूसरा जो प्रॉब्लम निकल कर आता है गवर्नर के पद से संबंधित, वो प्रॉब्लम है सेंटर रिप्रेजेंटेटिव टू सेंटर्स एजेंट। मतलब क्या है, देखो बहुत सारे क्रिटिक्स का, बहुत सारे जो यहाँ पर ऐसे लोग जो कि यहाँ पर इसका मतलब विरोध करते हैं, उनका कहना यहाँ पर यह है कि जो गवर्नर है ना, गवर्नर बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे केंद्र सरकार का एजेंट की तरह काम कर रहा है। यानी केंद्र सरकार का एजेंट होता है गवर्नर। आज के समय पर तो कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है, जबकि गवर्नर को एक न्यूट्रल होना चाहिए। साल 2001 में नेशनल कमीशन ने यहाँ पे क्या किया, हमारे संविधान की वर्किंग्स को रिव्यू किया, और उसको रिव्यू करते हुए यहाँ पर मेंशन ये किया कि देखो जो ये गवर्नर है ना, गवर्नर का अपॉइंटमेंट बेसिकली एक न्यूट्रल होता है। बट करेंट टाइम पे हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं कि जो गवर्नर है वो कहीं ना कहीं इसका जो मेजर झुकाव है वो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारी केंद्र सरकार की तरफ दिख रहा है। केंद्र सरकार के साथ में मतलब केंद्र सरकार अपना गवर्नर बैठा रही है, तो अपने हिसाब से मतलब कि केंद्र सरकार के पास में पावर तो है ही, वो अपने केंद्र सरकार को रूल कर रही है, लेकिन साथ ही साथ में राज्य के अंदर भी दखल अंदाजी रह जाती है फिर उसके बाद में। यानी कि जो हमारे पास में फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि स्टेट की अपनी पावर है, हमारी सेंटर की अपनी पावर है, अपने हिसाब से काम करना, मिलकर काम करना, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती। सेंटर अगर अपना ही गवर्नर लगा दे, सेंटर का ही गवर्नर हो, केंद्र सरकार के गवर्नर हो, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने हिसाब से काम करने लगता है राज्य सरकार के अंदर। मतलब कि जो फेडरलिज्म वाली चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होती हुई नहीं नज़र आती है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती हैं गवर्नर को लेकर। तो गवर्नर एक न्यूट्रल सीट होनी चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा न्यूट्रलाइजेशन हम लोग को देखने को मिल नहीं रहा है। उसके बाद में कभी कभी जो गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है ना, इसका मिसयूज़ भी हो जाता है। बहुत बार हमने देखा है कि जो गवर्नर है वो यहाँ पर इसका मिसयूज़ कर सकते हैं इस पावर का, जब पावर ढेर सारी गवर्नर को मिल जाती है। तो ये बेसिकली यहाँ पर गवर्नर को लेकर सारी की सारी बातें मेंशन की गई हैं। हालांकि बताया जाता है और भी बहुत सारी दिक्कत है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिल अगर पास हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली से, गवर्नर तक गया, आप गवर्नर यहाँ पर उसको अप्रूवल दें या गवर्नर यहाँ पर आप कह सकते हो अप्रूवल ना दें, वो गवर्नर के ऊपर है। तो इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है कि हाँ भाई इतने टाइम के अंदर गवर्नर को अप्रूवल देना होगा। तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, टाइम पीरियड नहीं दिया गया। अगर टाइम पीरियड होता तो गवर्नर यहाँ पर उस बिल को लगातार अप्रूवल दे देते इतने टाइम पीरियड के अंदर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कभी कभी वो जो बिल है वो अटका रह जाता है लंबे समय तक, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है, ठीक है ना। तो वो प्रॉब्लम मतलब हमारे को देखने को मिलती है। बाकी काफ़ी सारे कमीशन बैठते चले गए और उन कमीशन ने अपने अपने रिकमेंडेशन दे दिए। रिकमेंडेशन कैसे दिए, कुछ कमीशंस का यहाँ पर कहना था कि देखो जो गवर्नर है ना, इसको रिमूवल को लेकर सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन नहीं है, तो उसके प्रॉपर रिमूवल को लेकर सारी बातें हमारे पास में होनी चाहिए। यानी जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है वैसे यहाँ पर गवर्नर का इम्पीचमेंट भी होना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर अलग अलग कमीशंस, अलग अलग कमेटी बैठती चले गई। उनका यहाँ पर ये जोर था कि मतलब जो गवर्नर की पोस्ट है वो न्यूट्रल हो जाए, कहीं ना कहीं गवर्नर का जो ये पोस्ट है इसका गलत उपयोग ना हो। इसको लेकर बहुत सारे कमीशंस ने अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, आई होप आपको यहाँ पर एक अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी होगी, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। चलो अब आते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में कुछ हमारे पास है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। जैसे एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, जो राइनोसोरस होता है ना, राइनो की जो सींग होती है, उस सींग का बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग की गई, उसकी बहुत ज़्यादा तस्करी हुई है। राइनो की सींग आपको पता होगा पिछले साल असम ने जलाई भी थे। राइनो की सींग क्यों जलाए थे असम की सरकार ने, इसलिए जला दी थी इकट्ठा कि हम लोग बता सकें दुनिया भर को या देश भर को कि आप राइनो का शिकार कर रहे हो, जिसकी वजह से राइनो ख़त्म हो रहे हैं। और क्यों शिकार कर रहे हो, उसके बस खाली एक हॉर्न की वजह से, उसके सींग की वजह से, जबकि सींग की कोई वैल्यू नहीं है। इस वजह से इतने सारे सींग यहाँ पर जला दिए थे सरकार ने। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देख पा रहे हैं पिछले 10 सालों के अंदर राइनो का जो सींग है ना, इसकी वजह से राइनो का बहुत ज़्यादा शिकार भी हुआ है और उस सींग का व्यापार भी बहुत ज़्यादा हुआ है, इलीगल तरीके से व्यापार हुआ है। और इस व्यापार को करने वाली जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मलेशिया है, हांगकांग है, और साथ ही साथ में चाइना, वियतनाम आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ देश हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये तस्करी हुई है इस राइनो के सींग की, वो बात यहाँ पे बताई गई, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। फिर उसके बाद कुछ और छोटे छोटे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर यह है कि पहली बार 6 विमेन आर्मी ऑफिसर्स ने अभी एक स्टाफ कोर्स को क्लियर कर लिया है। कौन सा स्टाफ कोर्स, डिफेंस सर्विस स्टाफ कोर्स को क्लियर किया है और डिफेंस सर्विस टेक्निकल स्टाफ कोर्स को क्लियर किया है। अब उसके ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर ये गई हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बात बताई गई है। तो छोटे छोटे आर्टिकल हैं, मैं आपको एक बार रिव्यू बस खाली दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार देख सको। फिर एक आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 की समिट चल रही है, जो मीटिंग चल रही है, यहाँ पर भारत ने ना
जो एक ड्राफ्ट टेक्स्ट था एग्रीकल्चर को लेकर उसको अपोज किया है। मैं आपको समझाता हूँ आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, जो कि ऑलरेडी काफ़ी पोल्यूशन कर चुके हैं, पता है ये क्या बोलते हैं? ये यहाँ पर बोलते हैं, यानी कि ये जो रिच नेशंस है वो क्या बोलती हैं कि रिच नेशंस डू नॉट वांट टू चेंज देयर लाइफस्टाइल। ये लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते। ये लोग अपना एमिशंस यानी कि जो पोल्यूशन कम करने की बात की जा रही है उसको कम नहीं करना चाहते। बस खाली एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि कोई सस्ता तरीका निकल जाए, है ना, तो बस खाली हम ये काम कर लें। तो बेसिकली यहाँ पर इस चीज़ को भारत ने अपोज किया। भारत ने बोला देखो पोल्यूशन तो कम करना पड़ेगा। इंडिया ने यहाँ पर बिल्कुल इस चीज़ को लेकर क्लियर कर दिया कि जो दुनिया भर की कंट्रीज़ है ना, जो आज के टाइम पर क्लाइमेट क्राइसिस फेस कर रही हैं, वो केवल और केवल जो डेवलप्ड कंट्री ने इतिहास में पोल्यूशन किया है उसकी वजह से यहाँ पर हम फेस कर रहे हैं। क्योंकि आपने खूब दबाकर अपने इतिहास में प्रदूषण किया है, उसकी वजह से आज के टाइम पर हम लोग ये ढेर सारी परेशानियाँ हो रही हैं, ये ढेर सारी परेशानियाँ फेस कर रहे हैं। और आप ये बात करो, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे, आप पोल्यूशन कम नहीं करोगे, तो ऐसा कैसे चलने वाला है? आप एक सस्ता सा सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, आप दूसरे कंट्री के ऊपर दबाव डालो, डेवलपिंग कंट्री के ऊपर कि वो पोल्यूशन कम करे, आप पोल्यूशन कम करोगे नहीं, तो ऐसा नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। तो इस चीज़ ने यहाँ पर भारत ने पूरी तरह से इस चीज़ को अपोज किया है। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी एडिटोरियल हमने डिस्कस कर ही लिया था और जो आर्टिकल्स है वो डिस्कस कर लिए हैं, छोटे मोटे आर्टिकल्स ये भी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब प्रीलिम्स वाले सवाल को देख लेते हैं फटाफट। तो आज 2017 का सवाल मैंने आपसे पूछा था। स्टार्टिंग में सवाल ये था कि जो BTIA है यानी कि ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये किसी से कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब भारत ने यहाँ पर आप कह सकते हो जो नेगोशिएशन है ना, ये कौन से ग्रुप के साथ में किया हुआ है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के साथ में यहाँ पर हमने ये पूरा का पूरा डिस्कशन किया हुआ है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।